साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 6 भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक की बात करेंगे दोस्तों। चलिए, लेट न करते हुए आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मौर्य काल को इसके महान साम्राज्य के कारण स्मरण किया जाता है। नहीं, मौर्य काल को लोग को मालूम होगा मौर्य काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हम लोग मौर्य काल में पढ़े हैं। तो मौर्य काल के बाद 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के युग समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक राज्यों का उदय हुआ था। इनमें से कुछ छोटे राज्यों के भी उदय हुआ, परंतु दूसरे कुछ राज्य काफ़ी बड़े होते गए, जैसे कि कुषाण का राज्य जो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन इन राज्यों में भी अधिक जिसने इस काल में पूरे उपमहाद्वीप को एकता से बांधा हुआ था वाणिज्य और व्यापार। वाणिज्य और व्यापार जो है उसमें बहुत ही फैलाव हुआ था। तो इस काल में अनेक क्षेत्रों में भौतिक समृद्धि भी हुई। नहीं, भौतिक समृद्धि बहुत ही, व्यापार था तो बहुत ही लोग अमीर हुए। दक्कन का प्रदेश चलते हैं तो प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था उस समय। आज जिसे हम दक्कन कहते हैं, दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों को क्षेत्र आज भी है वहाँ। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जीवन सामान्य क्षेत्र से बदलकर अधिक संपन्न हो गया था। ठीक है, वह दक्षिण भारत के समूचे दक्कन प्रदेश में पाए जाने वाले महापाषाणी मेगालिथिक शवकक्षों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। महापाषाण मेगालिथ का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। शवकक्ष या कब्र के ऊपर पहचान के लिए खास तौर पर बड़े पत्थर रखे जाते थे। इन सबों को कक्षों से उन लोगों के जीवन के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली। वे किसान तथा पशुपालक थे, लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे और स्वर्ण और मणियों से अपना आभूषण पहनते थे। शव कक्ष में विभिन्न प्रकार के चीज़ों को गाड़ा कर रखा जाता था। नहीं, पत्थरों से घेर कर, कुछ चट्टानों से काट कर गुफाएं के रूप में भी। तो महापाषाणीय स्थलों से खुदाई की जानकारी मिली कि वे लोग कैसे परिचित थे और काफ़ी उन्नति कर चुके थे। वे लोहे की कुदाल से हंसियों का इस्तेमाल किस तरह से करते थे। सॉरी दोस्तों, तो माफ कीजिएगा। तो इस तरीका से ये लोग जो है करते थे। शायद वे चावल और बाजरे की खेती भी करते थे। मिट्टी के काले बर्तन भी वहाँ से मिले हैं और उन्हें उसी प्रकार से यहाँ बनाया जाता होगा जिस प्रकार उत्तर भारत में। ठीक है, तो इस तरीका से मृत्यु के बाद जीवन के बड़ी विचित्र धारणाएं रही होगी। मृतक का अंतिम संस्कार शायद काफ़ी विस्तार पूर्वक होते होंगे। इन सबों को बड़े पत्थरों का खास निशान देकर इनको रखा जाता था। ठीक है, तो इस तरीका से घोड़े के हड्डी के घोड़े के साथ समान प्राप्त अवशेषों से भी पता चलता है कि पशु से भी भली भांति थे ये लोग। ठीक है, और घोड़े होने के कारण भी एक दूसरे से नज़दीक हुआ, तो मतलब एक दूसरे की दूर दूर तक यात्राएं भी कर पाते थे, घोड़े के इस्तेमाल करते थे यात्राओं में। सोने के कीमती पत्थरों को जो है मणि लोहे की वस्तुएं भी उस समय प्रचलित थी। जब मौर्य ने प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया, उस समय वहाँ की विशिष्ट संस्कृति पहले मौजूद थी। अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे क्षेत्र में मिले हैं जहाँ महत्वपूर्ण महापाषाण अवशेष प्राप्त हैं, जैसे रायचूर दोआब के मास के स्थान से। इनमें से अधिकांश राज्यों क्षेत्रों को मौर्य ने जीत लिया था, परंतु मौर्य साम्राज्य का पतन के बाद वो क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। राजा प्रायः उन्हीं का परिवार का होता था। अब चलते हैं सातवाहन के ऊपर। सातवाहन, इनमें यह सबसे प्रसिद्ध सातवाहनों का वंश परिवार जो आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक महान विजेता शासक था सातकर्णी। सातकर्णी बहुत महान था, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। कलिंग नरेश से उसका युद्ध हुआ था, कलिंग के राजा से। उसने शायद ईसा की पहली सदी में शासन किया। सातकर्णी के शासन काल में कुछ समय बाद शकों ने सौराष्ट्र पर शासन किया, सातवाहनों का आक्रमण किया और उन्होंने नासिक से खदेड़ कर आंध्रा में भगा दिया।
परंतु सातवाहनों ने पुनः अपनी सेना संगठन करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिम दक्कन पर कब्जा करने में सफल रहा। यह काम था गौतमीपुत्र सातकर्णी का। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दक्कन के सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया, परंतु शकों के सातवाहनों पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से जाने नहीं दिया। यह स्थिति गौतमीपुत्र के बेटे वशिष्ठ पुत्र के शासनकाल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठ पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया, तभी जाकर कुछ समय के लिए शकों और सातवाहनों के बीच शांति बनी रहे। ईसा की दूसरी शताब्दी के अंतिम दौर तक शक पहले की अपेक्षा कमजोर धीरे धीरे होने लगे थे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं उस समय जो है भारत का मैप में कुशाण और सातवाहन राज्य कहाँ कहाँ से फैले हुए थे। चलिए, सातवाहनों राज्य का जो विस्तार था वह बढ़ा। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया, दक्षिण में कृष्णा नदी तक वहाँ तक कब्जा कर लिया, परंतु इसके बाद सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही, धीरे धीरे वह क्षीण होते चली गई। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। कुछ जंगल साफ करके गांव बसा दिए गए। गोदावरी और कृष्णा घाटियों के समूचे उत्तरी दक्कन में आगमन के लिए सड़कें बनवाई गई। इन भागों में भारत यात्रा अब खतरनाक नहीं था। व्यापार की वृद्धि के कारण नासिक के क्षेत्र में, गोदावरी के मुहाने प्रदेश में, मुंबई के पास भी नगर बस गए। ईरान, इराक, अरेबिया, मिस्र आने से जहाज़ों को पश्चिमी समुद्र तट के भड़ौच बंदरगाह उपयोग करते थे, इसलिए गोदावरी नदी मुख्य बंदरगाह गंगा के नदी मुख से दक्षिण भारत में जाने वाले समुद्री मार्ग पड़ते थे। नहीं, इस तरह से जहाज बर्मा में लाया जाता था। सातवाहन राज्य समृद्धिशाली था, इसका प्रशासन अच्छा था, राज्य प्रांतों में बटा था, जिन पर सैनिक तथा सैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व कर वसूलता था। बौद्ध स्मारक की बात करते हैं तो बौद्धों में जो है नगरीय व्यापारी और कारीगर की श्रेणियों में नेता मालामाल हो गए थे और उनके पास अन्य कामों खर्चे के लिए अतिरिक्त धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध या जैन थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध और बिहारों में धन में दान दिया। यह धन चैत्य मंडपों और स्तूपों में सजावट में लगाया जाता था। बौद्ध ने इन चैत्य मंडपों को पूजा पाठ करते थे और स्तूप का गोलाकार बड़े स्मारक में होते थे। इसके भीतर भी बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे, इसलिए बौद्ध इन स्तूपों को पवित्र मानते थे। और भोपाल के पास स्तूप के वेदिका, रेलिंग, तोरण, द्वार इसके अनेक दान से बने हुए, जैसे अमरावती का आम स्तूप। तो इस तरीका से व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। स्तूप के समीप बाहर होते हुए भी भिक्षु रहते थे। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला पेशावर के निकट, सारनाथ वाराणसी के निकट। वहाँ नहीं, इन नगरों में जाकर लोग भिक्षा मांगते थे, बौद्ध भिक्षु की सुविधा देते थे। पहाड़ियों से काटकर बौद्ध भिक्षु के लिए जो है विहारों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, जैसे कि कारले, वेदसा, पश्चिमी घाट में पुणे नजदीक यहाँ पे गुफा विहार बनाया गया था। तो ये बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल होते थे और जैन धर्म की भी मूर्तियाँ थी। धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म बहुत ही लोकप्रिय था। बिहारों में शास्त्रार्थ वाद विवाद होते थे और जनता बौद्ध धर्म की दीक्षा शिक्षा लेने के लिए जो है बाहर गया जाता था। अश्वघोष और नागार्जुन के ग्रंथों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बड़ा योगदान दिया। जो लोग पुराने वैदिक देवताओं में विश्वास करते थे, उनके विचार अब बदलने लग गए थे। अब वह नए देवताओं की पूजा में होने लगी थी। विष्णु तथा शिव की उपासनाओं को समर्थन मिल रहा था। यज्ञ कम होने लगे थे और उसके बदले लोग सोचने लगे थे कि अनेक अनुष्ठानों और विधि संस्कारों के बिना भी अपने स्व शांतिपूर्ण आराधना की जा सकती है। इस काल का धार्मिक अनुष्ठान होने लगा था। अमरावती के स्तूप आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अमरावती का स्तूप है। शिल्प अमरावती का स्तूप बुद्ध की जीवन की घटनाओं को भारी अंकित किया गया था। इसमें उभार शिल्प में बाईं ओर नीलगिरी नामक मंदोदंत हाथी को दिखाया गया था और दाईं ओर इसमें बुद्ध के चरणों को नतमस्तक होते दिखाया गया। अपेक्षा अपने अपने ईश्वर की भक्ति को अधिक महत्व दिया जाना, इसी काल का गीता का उपदेशों को महत्व प्राप्त हुआ। अब चलते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में 3 समाज थे, चोल, चेर, पांडे। दक्कन के पठार में, दक्षिण में और सातवाहन राज्य के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ था। ये थे चोल, जिसका केंद्र चेन्नई दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था, पांड्य जिसका केंद्र मदुरई था, और केरल या चेर मालाबार तटीय क्षेत्र आज जो केरल भाग है। दक्षिण पूर्व का क्षेत्र तमिल भूमि कहलाया क्योंकि वहाँ में बोली तमिल थी। दक्षिण भारत इन राज्यों में चोल, पांड्य और चेर आपस हमारा ज्ञान संगम साहित्य के स्रोतों पर ही आधारित है। ठीक है,
संगम साहित्य के बारे में बात करें तो संगम साहित्य क्या है, यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है। उल्लेख मिलते हैं कि कई सदियों पहले 3 कवियों परिषदों का आयोजन हुआ था, नहीं ऐसा उल्लेख मिलता है। तीसरी कवि परिषद मदुरई में थी और दक्षिण की उन परिषदों में कवि भाट चारण एकत्र हुए और उन्होंने कविताएं रची। बाद में परिषदों ने 2000 कविताएं का संग्रह करके उन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध हैं, ठीक है, ये कविताएं जो है वह आज भी उपलब्ध है। तो इसी को जो है संगम साहित्य कहलाती है, यही संगम साहित्य कहलाती है। कविताएं तमिल भाषा में है। कविजन जगह जगह घूमते थे, कबीले सरदारों के अनुरोध था कविताएं। तो इस तरीक़ा से दक्षिण भारत में कबीलों का आम सब हो गया था। तो चोल चेर पांड्य जो है अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। संगम साहित्य में अनेक कविताएं इन युद्धों के बारे में जानकारियाँ देती है। जैसे आप देख सकते हैं अमरावती का ये उपहार से बोधिसत्व को दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चोलों ने इन स्थलों युद्धों से संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया और उसमें श्रीलंका पर आक्रमण किया। कुछ साल तक उत्तरी श्रीलंका पर उनका कब्जा रहा, परंतु बाद में श्रीलंका के राजा ने उन्हें भगा दिया। भारत ने अपने विवरण में मेगास्थनीन की जानकारी देता है कि पांड्य राज की स्थापना एक स्त्री शासक ने की थी और उसके पास एक बड़ी सेना थी। केरल के राजाओं ने नेडुचेरलाल को एक महान वीर समझा था। कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मालाबार तट पर रोम जहाज़ों के बेड़ों भी पकड़ लिए थे। रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन जहाज़ जो है व्यापार की तलाश में मालाबार तट तक और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पहुंचते हैं। उसी समय रोम के साम्राज्य भी भूमध्य सागर के सभी देशों पर अधिकार कर लेते हैं। रोम के बाजारों में भारत में बनी विलास की वस्तुएं बड़ी मांग थी। रोमन लोग भारत के मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, बंदर और मोर जैसे पशु पक्षी मंगवाते थे। रोमन जहाज लाल सागर से चलकर अरब सागर पार करके मालाबार तक, पूर्वी समुद्र तक, मन्नार की खाड़ी तक पहुंचते थे। उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी उन्हें वे जहाज़ों में भर लेते थे और सोने की कीमत चुकाकर रोम वापस चले जाते थे। रोम के सोने ने दक्षिण भारत के राज्यों को बहुत ही धनवान बना दिया था दोस्तों। ठीक है, रोमन लोग दक्षिण भारत के तटवर्ती नगरों में रहते थे। यहाँ वे चीज़ें जमा करते थे और उन्हें जहाज़ों से रोम भेजने का इंतजाम करते थे। इन नगरों में से एक था आर्किमेडू, पौंडीचेरी के नज़दीक, जिसकी पुराविदों ने खुदाई की। यहाँ रोम से बनी अनेक चीज़ें मिली, जैसे इन बंदरगाहों से जहाज़ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भी जाते थे। कुछ भारतीय व्यापारी चीन के रास्ते व्यापार करते थे। यद्यपि समुद्री यात्रा में कठिनाई थी, फिर भी खतरों का सामना करने वाले जो है लोग होते थे और दक्षिण का माल जो है ले जाते थे। तो इस तरीक़ा से अब चलते हैं जनजीवन, इन लोग का जनजीवन कैसा था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दक्षिण भारत के अधिकांश लोग गाँवों में रहते थे, पहाड़ी इलाकों में खेती करते थे और बहुत कठिन होता था इन लोगों में। लोग पशु पालते थे, ज़्यादातर व्यापारी भी थे, शिल्पी नगरों में रहते थे। समुद्र के से व्यापार इनका था और शासन चलाकर सलाहकार ब्राह्मण राजा को सहयोग देते थे। ब्राह्मण सभी प्रमुखों की एक आम सभा होती थी, विभिन्न मामले विचार विमर्श होता था, जैसे किसी भी युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए, ये सब अपराध, किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए या नहीं दिया जाए। किसानों, पशुओं, पालकों, कारीगरों, व्यापारियों का भी कर वसूलता था। व्यापारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान माल ले जाते थे तो उनसे भी कर लिया जाता था। नगरों या गांव में भी सभी जगह जीवन सादा ही था। दिन भर लोग काम करते थे और मन बहलाने के लिए खेल खेलते थे, जुआ खेलते थे, नृत्य संगीत का पाठ लोकप्रिय ये सब कुछ थे। वा संगीत उंगीत का भी बांसुरी, तंतु, मृदंग भी जाते थे। दिन रात विभिन्न प्रकार के पर्वों का जो संगीत का आयोजन होता था। धर्म की बात करें तो उत्तर के धार्मिक विचारों जैसे कि वैदिक देवताओं के पूजा, बौद्ध तथा जैन धर्म के सिद्धांत लोगों को ज्ञात थे। ठीक है, कुछ लोग धर्मों के अनुयायी बन गए। अधिकांश लोग अब भी अपने पुरानों देवी देवताओं को पूजा करते थे और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। मुरुगन, ठीक है, जो उत्तर में कार्तिकेय के स्कंद के नाम से प्रसिद्ध है। तमिल लोगों को सबसे प्रसिद्ध देवता था कौन? नहीं, कार्तिकेय स्कंद नाम से प्रसिद्ध है। उसे पर्वतवासी देवता समझा जाता था। वह युद्ध और शौर्य का देवता था। उसे पूजा पाठ का बलि भी दी जाते थे और वीरगति प्राप्त योद्धाओं के रूप में उनको मान सम्मान श्रद्धा उनकी होती थी। तो इस तरह से ईसा की 6वीं शताब्दी में पल्लव राज की स्थापना होने तक तमिल लोग कई सदियों तक इसी तरह जीवन व्यतीत करते रहे। ईसाई धर्म, आख्यान ईसाई की पहली सदी में पश्चिम एशिया के नए धर्म का उदय हुआ और वह भारत में पहुंचा। यह ईसाई धर्म जिसकी स्थापना ईसा मसीह ने की थी, यह पहले यहूदी धर्म
पर आधारित था। यहूदी धर्म में एक ईश्वर की पूजा का महत्व दिया जाता था। ईसा को ईश्वर का केवल मसीहा संदेश वाहक ही नहीं अपितु ईश्वर के पुत्र समझा गया। ईसा ने उस प्रेम पर जोर दिया ईश्वर की बनाए गए इस तरीक़ा से मनुष्य को चाहिए कि वे सदाचारी जीवन व्यतीत करें। मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं स्वर्ग जाएगी और पुनः उनका ईश्वर से मिलना होगा। ईसाई धर्म में विभिन्न रूपों समूचे यूरोप में फैल गया और वहाँ यह प्रमुख धर्म बन गया। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट के लोगों नहीं केरल के आसपास लोगों को चेन्नई के नज़दीक पहुंचा और धीरे धीरे जो है यह फैलते गया। 7वीं शताब्दी में केरल में ईसाई भारतीय परिवार रह रहे थे। आरंभिक ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय वर्षों का सत्वार गिनती करने के लिए एक नई प्रथा चलाई, जो इस प्रकार ईसा के जन्म के पहले जो है ईसा पूर्व हुआ और तारीख से व्यक्त किया गया, जबकि ईसा के जन्म के बाद वाला घाटी को ईस्वी गिना गया। ठीक है, घटनाओं का समय बताने के लिए विधि आज भी लगभग सारे संसार में प्रचलित है। उत्तर भारत की बात करें तो इस दौरान 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच सुदूर उत्तर विदेशियों के अनेक जत्थे आए हुए भारत में बस गए। उन्होंने अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति से जो ये भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया बनाया। ये लोग बक्सी यूनानी जिन्हें हिंद यवन कहते हैं, पार्थियन, शक, कुषाण, यूनानियों के अलावा बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। ये उन अनेक अवसरों में एक था जब मध्य एशिया से आए लोगों ने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि भारतीय समुदाय के अंग बन गए। ये हिंद यवन के चलाए गए सिक्के हैं, कुछ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हिंद यवन। तो हिंद यवन सिकंदर के यूनानी सेनापतियों ने ईरान और अफगानिस्तान में अपना अपना शासन स्थापित किया। इन राजाओं ने उत्तराधिकारियों ने अब सबकी नज़र उत्तरी भारत की ओर फेरी। उत्तर भारत की धनी था और ईरान और पश्चिम एशिया के साथ उसका भारी व्यापार चलता था। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद यूनानी राजाओं के लिए पंजाब में कुछ भागों और काबुल की घाटी जीत लेना कठिन नहीं था। यह प्रदेश गंधार प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूनानियों ने जिन्हें हिंद यवन के नाम से भी जाना जाता है कि इस गंधार प्रांत पर शासन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए। सिक्कों के इस योग को इतिहास में रचना संभव हुआ। इन शासकों में कुछ बौद्ध बने, जैसे कि राजा मिलिंद मिनांदर। दूसरे शासक विष्णु उपासक बने, इसलिए उनका संस्कृति वस्तुतः भारतीय और यूनानियों संस्कृति का मिश्रण रहा। शक की बात करें, शक लोग पश्चिम भारत से आए और उन्होंने सिंध और सौराष्ट्र पर रौन डाला। अंत में काठियावाड़ और मालवा में बस गए। सातवाहनों ने उनके अक्सर युद्ध होते रहे। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन सातवाहनों शक्ति के नर्मदा के उत्तर में फैलने नहीं दिया। चाहने पर भी उस स्वयं शक भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि कुषाणों ने रोक रखा था। कुषाण जिनका मूल निवास स्थान चीनी तुर्कमेनिस्तान था, ईसा की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान में पहुंचे और हिंद यवन, पार्थवों और शकों से पकड़कर खुद तक्षशिला पेशावर में जम गए। बाद में उन्होंने समूचे पंजाब मैदान पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे वह गंगा के मैदान पश्चिमी भाग पर भी कब्जा कर लिया। मथुरा उनके राज्य के दक्षिण भाग में थे। कुषाण राजाओं द्वारा ये सिक्के हैं। नेक्स्ट हमारा है केंद्र था राज्यों का प्रांत किया गया, विभक्त किया गया और छत्रप गवर्नर शासन संभालते थे। कुषाण राजा जो होते थे, ऐसे कर लेते हैं, दिख नहीं पा रहा होगा आप लोगों को, तो संभालते अपने राज्यों से बढ़ाने का प्रयत्न किया और सेनाएं भी उत्तर मध्य एशिया तक ले गया। इस तरह से वो जो है मथुरा में एक संग्रहालय में कनिष्क की एक आदम खंडित पंडित मूर्ति थी। इसमें गठीले बदन वाला व्यक्ति नजर आता था। वो गौड़ समर्थक था, बौद्ध धर्म समर्थक था। उसने बौद्ध विहारों का निर्माण धन दिया। उस समय प्रचलित धार्मिक विवादों में उसकी दिलचस्पी थी। उसके शासन में चौथी बौद्ध संघ की महासभा का आयोजन हुआ था। इससे पहले भारतीय इस बार की शिक्षाओं का निर्णय ले गया। विचारों का आदान प्रदान सब का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जीवन विभिन्न पक्षों के धर्म, विचारों, विज्ञान संबंधित कई विचारों का जो है ईरान पश्चिमी जो है आपस में मिला। ठीक है, और इस तरीक़ा से मिस्र व्यापार के कारण जो है आज इतना सारा समाज जो है बढ़ा। कला की बात करें तो कला में पश्चिम एशिया
संपर्क के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनान मूर्ति कला को प्रवेश मिला है। इनमें यूनानी रोमन देवताओं को भूमध्य सागर लोगों से मूर्तियाँ, गंधार प्रदेश भारतीय कलाओं की मूर्तियाँ इस शैली में दिलचस्पी बढ़ी और इसमें प्रभावित भी हुए। उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ बुद्ध के जीवन संबंधी देश पटल यूनानी मेल खाते थे, इसलिए इसे गंधार शैली कहा जाता था। यह कला न केवल आधुनिक पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों का लोकप्रिय थी, बल्कि आधुनिक अफगानिस्तान में भी, क्योंकि गंधार शैली का कला अनेक अवशेष वहाँ मिले हैं। मथुरा में भी मूर्तिकार थे जिन्होंने अपनी एक अलग शैली का विकास किया, परंतु जिन्होंने यूनानियों का नकल नहीं की। हालांकि उन्होंने बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई, इसे मथुरा शैली कला भी कहते हैं। धर्म की बात करें तो धर्म जो था, यहाँ मूर्तियाँ केवल बुद्ध की नहीं बल्कि अनेक बोधिसत्वों की थी जिनका बौद्ध लोग सत्कार करते थे। बोधिसत्व त्यागी पुरुष को कहा जाता था जो इस धरती पर बुद्ध से पहले पैदा हुए थे। तो इस तरह का अनेक गाथाएं थे। बौद्ध धर्म का काफ़ी परिवर्तन हो गया और वह धीरे धीरे सरल धर्म नहीं रह गया था जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया। अब वह दो संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान। महायान संप्रदाय अनेक प्रकार अनुष्ठानों का प्रचलन था, बोधिसत्व की पूजा की जाती थी। नहीं, महायान बहुत भिक्षुओं शक्तिशाली बन गए थे, परंतु अब भारत में ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे और हीनयान बौद्ध कहलाए। तो इस तरीक़ा से धीरे धीरे व्यापारियों का यात्रा भारत से दूसरे जगह भी धर्म प्रचारक हुआ, पश्चिम एशिया तक ये संपर्क हुआ। परिणाम क्या निकला कि इस तरीक़ा से जो है भारतीय ज्योतिष में प्रगति हुई, इससे ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन को बढ़ावा मिला। फिर बाद में भविष्य में इसका दुरुपयोग भी किया गया। नहीं, चिकित्सा संबंधी वृद्धि हुई, जैसा कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता से पता चलता है कि शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। तो इस तरीक़ा से एक तरह का एक ये था। आगे आप इसमें बना सकते हैं, अभ्यास के प्रश्न कुछ दिए गए हैं, ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं कनिष्क का इस तरीक़े से। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे गुप्त शासक के ऊपर, ये हमारा अध्याय 7 होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें। धन्यवाद।